हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हो उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट की थर्ड यूनिट। एनसीईआरटी फर्स्ट की थर्ड यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 8, जो हमारा चैप्टर 8 है। थर्ड यूनिट में चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम सेल पे बात करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर देखिए हमने ऊपर लिख रखा है। तो आज बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल। ठीक है, हमने ऊपर लिख रखा है, आप देख रहे होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल पढ़ने से पहले आप देखिए इसमें सेल की जो एक नॉर्मल परिभाषा होती है वो हम लिखते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिखते हैं? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी प्राइमरी चीज़ है। अगर सेल नहीं होगी तो सेल बेसिक फंक्शन है लाइफ का। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी लाइफ का होना, मतलब सेल होगी तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर सेल नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल हमने ऊपर क्या लिखा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नीचे हमने क्या लिख दिया? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक हमने वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया, इसको कहते हैं बेसिक। बेसिक मतलब प्राथमिक, मतलब जरूरी है, प्राइमरी चीज़ है। ये सेल होना जरूरी है, तभी हम लाइफ लिविंग नॉन लिविंग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, आप याद करिए जब हमने आपको पढ़ाया था लिविंग वर्ड में, लिविंग वर्ड जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स बताए थे लिविंग नॉन लिविंग के। एक कैरेक्टर हमने आपको बताया था जिसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताया था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन याद करिए आप, हमने जब आपको लिविंग वर्ड पढ़ाया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है, इस पूरी ऊपर की लाइन को ये छोटा सा वर्ड जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इससे पता चल रहा होगा। हमने आपको बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट है, प्राइमरी चीज़ है, जरूरी है, प्राइमरी प्राथमिक जरूरत है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि सेल का बहुत सारा ग्रुप, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, सेल का समूह जो होता है। अगर बहुत सारे सेल्स हैं, सेल के बहुत सारे समूह हैं, तो इसका मतलब ये है वो बॉडी लिविंग है। ठीक है, तो एक लिविंग बॉडी के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ और जानिए आप, सेल से छोटा अगर कुछ भी है इस पूरे अर्थ पे, सेल से छोटा कुछ भी है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी कितनी छोटी से छोटी यूनिट है सेल, कि अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका कोई तोड़ नहीं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा कि इसको इससे भी छोटा कुछ होता है। अगर इससे छोटा कुछ है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस अर्थ पे। ठीक है, तो सेल सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितनी चीज़ें आपने जानी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए आपके किताब में क्या लिखा। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑल लिविंग, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। All organisms are composed of cells. Some are composed of single cells and are called unicellular, while others composed of many cells are called multicellular. ठीक है, अब एक शब्द आ गया यहाँ से और, जिसको कहते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। आप अभी कुछ दिनों पहले जाइए, कुछ दिनों पहले जब हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इसके बाद प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करते हैं। ठीक है, हमने जब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था तो आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था, आर.एच. विटेकर का, जो 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में हमने आपको बताया था कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में जो मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। जो हमारे मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। जो हमारे मोनेरा होते हैं, जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। और जो हमारी फंजाई होती है, जो हमारे प्लांटी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और जो हमारी एनिमेलिया होती है, एनिमल्स होते हैं। हमने आपको क्या बताया? यूनिसेलुलर में मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, मल्टीसेलुलर में फंजाई आते हैं, प्लांटी आते हैं, एनिमेलिया आते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन थोड़ा देखिए, ये जो हमारा ईस्ट का नाम सुना है, ईस्ट जो हमारे ब्रेड बनाने में, बेकरीज और बेवरीज में यूज होता है, ईस्ट,
ये हमारे फंजाई का वो होता है, ठीक है, ये हमारे फंजाई में आता है। और ईस्ट जो होता है साहब वो यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है वो ईस्ट है, ठीक है, एक्सेप्शन इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब थोड़ा सा जानिए कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना है, सिर्फ एक सिंगल सेल्स का है, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल से बना है। बट अगर वो एक सेल से ज़्यादा मल्टीपल सेल्स हैं वहाँ पे, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। जब सिंगल सेल से बना होता है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, जब मल्टीपल सेल्स होते हैं वहाँ उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक चीज़ और देखिए आपकी, जैसे जो ये यूनिसेलुलर होते हैं ये बहुत तेज़ सर्वाइव करते हैं। मतलब ये आप समझिए कि जैसे कि हमने आपको बताया मोनेरा में क्या आते हैं, टोटल बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में हमने आपको बताया था ये कण में विराजमान होते हैं, हर जगह होते हैं और इतनी तेज़ रिप्रोड्यूस करते हैं कि शायद मतलब और ऑर्गेनिज्म तो सोच भी नहीं सकते जितनी तेज़ी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि एक सेल जो होती है, सेल बहुत तेज़ रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, सेल जो होती है बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करती है। तो सेल में हमने आपको एग्जांपल में बताया मोनेरा, ठीक है, मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा के जो भी होते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ प्राइमरी चीज़ें जानते होंगे, ये चीज़ कि जब कोई भी सेल्स है, देखिए यहाँ पे अगर ये कोई सेल है तो अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है, कोई यूनिसेलुलर का हम एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अगर इसको रिप्रोड्यूस होना है तो पहले क्या करेगा, जो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसकी डीएनए होगा, इसकी कॉपी बनाएगा, ठीक है, बड़ा होगा इसका डीएनए, कॉपी बनाएगा। इसके बाद ये टू डॉटर सेल में टूट जाएगा, ठीक है, टू डॉटर सेल्स में ये टूट जाएगा, ठीक है। यूनिसेलुलर हमने आपको क्या बताया कि ये जो होते हैं ये इनके लिए कोई जो ये देखे सिंगल सेल से ही जो है वो थोड़ा बड़ा हुई, उसमें डीएनए दो कॉपी किया, इसके बाद ये क्या हुआ, दो टूट गया। मतलब सिंगल सेल से ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, सिंगल सेल से ही और सेल्स बन जाते हैं। बट मल्टी सेलुलर इन ह्यूमन, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, इन फंजाई ऐसा केस नहीं होता, इनके केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनके केस में क्या होता है, क्या किसी सेल से आप दूसरी सेल बन जाती, क्या ऐसा नहीं होता। इनके लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में ये बताइए क्या रेस्पायरेशन नहीं करते, मोनेरा रेस्पायरेशन नहीं करते, प्रोटिस्टा रेस्पायरेशन नहीं करते, सभी करते हैं ना, रेस्पायरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, बहुत सारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ होता है इनके अंदर भी। बट इनके अंदर ये सब प्रोसेस तो होती है, बट इनके अंदर कोई पार्टिकुलर इस चीज़ का ऑर्गन नहीं होता। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता कि और मतलब रिस्पायरेशन के लिए अलग रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल्स है, ये सिंगल सेल्स है और इसी सिंगल सेल से सब कुछ होता है। आपको देखने में लगता है कि सिर्फ ऐसे सिंगल सेल्स है, बट ये अपने अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल रखते हैं, ठीक है। तो ये इसी से रिस्पायरेशन भी करते हैं, बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता। क्या हमारे अंदर एक सिंगल सेल में सब कुछ होता है? हमारे अंदर हर चीज़ का अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है। तो हमारे अंदर बहुत सारे ग्रुप्स मतलब ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमने आपको यही बताया कि यूनिसेलुलर बहुत तेज सर्वाइव कर जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में अगर हमारा क्या, अब आप ये बताइए, अगर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाए, मान लीजिए कोई लंग्स में हमारी काम करना, कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, लंग्स में प्रॉब्लम, कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, तो बताइए कि हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम शायद वेंटिलेटर पे जिएंगे। लेकिन इनके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं, इनकी बॉडी का कोई ऑर्गन खराब होने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत तेज सर्वाइव करते हैं, बहुत तेज़ी से जो है ये ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से रह पाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़िंदगी बहुत कठिन है जी पाना, ठीक है। तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती, कभी यहाँ प्रॉब्लम है, कभी यहाँ प्रॉब्लम। तो मतलब कि हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सब किससे बनते हैं? सेल से बने। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल सेल है और हमारे जो ऑर्गन बने ये ही सेल से बने हैं। बहुत सारे बिलियन सेल मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम बने जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई। हमने क्या बताया, यूनिसेलुलर में क्या आते हैं, मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, यीस्ट आता है, यीस्ट हमारे फंगस का होता है, फंजाई का होता है, ठीक है। इसके बाद हमने मल्टीसेलुलर बताया, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मल्टीसेलुलर में हम आते हैं, हम जैसे बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको बताया कि यूनिसेलुलर जो होता है ये आसानी से जी लेता है, इसको सर्वाइव करने में, ग्रो करने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब इसके अंदर भी प्रोसेस होता है, बट इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। बट हमारे अंदर हर चीज़ का ऑर्गन सिस्टम होता है। अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देगा तो हमें जीने में बड़ी समस्या होगी, हम इतनी आसानी से यहाँ पर जी नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई। अब थोड़ा किताब की भाषाएँ देखते हैं, ठीक है। What is cell? Smallest thing which is capable, independent, exist and performing essential functions of life is called cell. हमने आपको बताया स्मॉलेस्ट थिंग जो कि इसेंशियल फंक्शंस को वो कर रही है, वो हमने बताया ना यूनिसेलुलर में एग्जांपल आपको सिंगल सेल्स का, ठीक है, कि ये अपने आप इंडिपेंडेंट ग्रो कर जाती है, सब कुछ, ठीक है।
और इसके बाद हमने आपको बताया, इसको एग्जांपल देखे लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑल सेल, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। हमने आपको बताया कि सेल से छोटा, यहाँ पे वही बात यहाँ पे भी लिखी, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको बताया सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अभी जो चीज़ हमने आपको बताई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हमारे अंदर क्या होता है, ये जो सेल हमारी बॉडी में है, जो सेल होती है, सेल से हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना है। आप बताइए, क्या हमारे अंदर सेल नहीं है, मिलियंस बिलियंस सेल्स लगी हैं, सेल से हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, जो ढांचा है। और इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जो हमारी बॉडी के जितने अंदर ऑर्गन सिस्टम हैं, ये भी सेल से बने हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब एक यहाँ पे लाइन और आ गई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने आपको क्या बताया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ बताया था, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में हमने बताया कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइनिंग होता है। इसके बाद हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बताया, यूनिसेलुलर हमको मोनेरा प्रोटिस्टा बताया, इसमें हमने फंजाई का हिस्ट्री बताया जो एक्सेप्शन था, सॉरी। इसके बाद हमने आपको मल्टीसेलुलर बताया, आल फंजाई, आल प्लांटी, आल एल्यूमिनिया, एक्सेप्शनिस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो है ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, बट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। सेल के अंदर भी डाइजेशन इस तरह से सब कुछ प्रोसेस होता है, बट उसके अंदर कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। हमारे अंदर हर चीज़ का पार्टिकुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। अगर हम कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया कि सेल जो होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी का जो ढांचा बना है, ये पूरी तरह से सेल से बना है, ठीक है। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी का ढांचा बना है, ये हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। और फंक्शनल मतलब ये है कि हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जो फंक्शंस होती हैं, जो हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर भी जो फंक्शन, जितने भी ऑर्गन सिस्टम बने हैं हमारे, ये भी हमारे सेल से बने। तो इसका मतलब एक लाइन ये बन गई, आप समझिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रक्चरली मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, जो हमारी बॉडी का ढांचा बना है, ये भी एक सेल से बना है। फंक्शनल मतलब जो हमारे अंदर की फंक्शंस होती हैं, जो हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी हमारे सेल से ही होती हैं, ठीक है। सेल से ही बनी है सब कुछ, चाहे हमारा ऑर्गन सिस्टम और चाहे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, कुछ भी कोई भी ऑर्गन सिस्टम आ रहा है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, ये सब सेल से बने हैं, ठीक है। तो हमने आपको सेल में बहुत बेसिक चीज़ें बताई। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बताया। इसके बाद हमने आपको बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी चीज़ों हमने आपको ये बताया, बहुत नॉर्मली, बहुत छोटी छोटी बातें बताई हमने आपको। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बहुत ज़रूरी है, प्राथमिक चीज़ हमारी लाइफ के लिए, जीवन के लिए। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडी, उसके लिए सेल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने दो और बातें बताई आपको, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल है जो यूनिसेलुलर, मल्टीपल एक से ज़्यादा सेल्स है तो मल्टीसेलुलर, ठीक है। इसके बाद हमने आपको एग्जांपल बताया था यूनिसेलुलर, हमको बताया मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई में एक एक्सेप्शन था, ईस्ट यूनिसेलुलर में आता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था मल्टीसेलुलर में फंजाई, आल फंजाई, एक्सेप्शन ईस्ट को छोड़ के, ठीक है। फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सेल जो है हमारी बॉडी का, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसके पहले आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो है सेल में भी रेस्पायरेशन, डाइजेशन सब कुछ होता है सिंगल यूनिसेलुलर में, बट उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। बट हमारे अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो सेल अगर हम सिर्फ यूनिसेलुलर को देख के पढ़े थोड़ी पढ़ा जाता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रोग्रेस सभी को देख के पढ़ा जाता है ना, सेल की स्टडी की जाती है। तो अब जो हमने बताया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना ये भी सेल से बना, जो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, जो फंक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जितनी फंक्शनल और सिस्टम होते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये भी हमारे सेल से ही मिलकर बनी है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेल स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स is called cytology. Study of cells is called cytology. Study of cells is called cytology, ठीक है। Study of cells is called cytology.
द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन is called सेल बायोलॉजी। हमने आपको क्या बताया कि स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की जहाँ हम स्टडी करते हैं, सेल का जहाँ हम अध्ययन करते हैं, उस हमारी पूरी यूनिट को कहते हैं साइटोलॉजी। उस पूरे विषय को, हमारे उस पूरी यूनिट को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। इसके बाद हमने बताया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इसके बाद जब सेल के अंदर हम बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, सेल की बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं और सेल के हम स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके बारे में जहाँ बहुत डीपली बातें करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो सेल पे विशेष स्टडी करते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, उनके लिए है वो सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। हम जैसे लोग साइटोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। साइटोलॉजी जहाँ सेल की स्टडी नॉर्मल की जाती है, सेल स्टडी सेल के सिर्फ बारे में पढ़ा जाता है, सेल की से बॉडी हमारी कैसे बनी, क्या हुआ, ये साइटोलॉजी होती है। ठीक है। बट सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में जो बात करते हैं, सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनती है, बहुत डीपली जो बात करते हैं वो होती है सेल बायोलॉजी। ठीक है। तो इतनी सेल बायोलॉजी आपके मतलब की नहीं है, जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक, बेसिक सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप लोग पता नहीं क्यों सेल से घबरा जाते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं सेल में। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल? अभी तक तो हमने सिर्फ हवाई वाली बातें की, अब थोड़ा रियल लाइफ में आते हैं। ठीक है। अब थोड़ा रियल लाइफ में आते हैं। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? ठीक है। अब हम 3 साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं पहले। ठीक है। रॉबर्ट, हाँ, ये देखिए आपने 3 साइंटिस्ट का नाम लिखा है। ठीक है। 3 साइंटिस्ट का नाम लिखा है, शायद ये ऐसे हो गया, ऐसे, इसको ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। तो अब सारी कहानी जो है सिर्फ इन्हीं 3 साइंटिस्ट पे डिपेंड है। ठीक है। जो सेल की, व्हाट इज सेल है, सेल की जो स्टडी है, सब सिर्फ इन्हीं 3 साइंटिस्ट पे। शायद ये नाम आपको क्लियर दिख रहे होंगे, थोड़ा हमने तिरछा लिख दिया। ठीक है। तो उसके लिए खेद है हमें, आपको हो रही है सुविधा के लिए। पहला नाम हमने लिखा है रॉबर्ट हुक का, इसके बाद हमने ईयर लिखा है 1665, इसके बाद हमने दूसरा नाम लिखा है एंटन वान लीeuwenhoek का, आगे हमने लिख दिया 1683, इसके बाद हमने तीसरा नाम लिखा है रॉबर्ट ब्राउन का, जिसको कहते हैं 1831। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, दिख रही है आपको ये शायद सेल दिख रही है, शायद सेल दिख रही है। ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार सेल को देखा था। ठीक है। रॉबर्ट जो हुक साहब थे, जो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार, ठीक है, इन्होंने पहली बार 1665 में सेल देखा था। ये कहते हैं सेल देखा था, बट इन्होंने सेल नहीं देखा था, इन्होंने सेल की वाल देखी थी। ये बताइए, कोई आदमी जब दूर से देखेगा इस मार्कर को, ठीक है, थोड़ा देखिए, तो पहले बताइए मार्कर की वाल को देखेगा, ये जैसे हम इधर से देखेंगे तो हम मार्कर की वाल को देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अगर इस मार्कर को, कि हम मार्कर की पूरी इस बॉडी को बगल से सब तरफ से देख लेंगे, यहाँ सामने से देखने पे, या हम इसके अंदर क्या इंक भरा है उसके बारे में हम सर्च कर लेंगे, लिक्विड मेट जो भरा है वो क्या है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है हम दूर से देखने में पहले सिर्फ सेल की वाल को देखेंगे,
जब पास जाएंगे तो हम सेल को घुमा के बहुत जगह इस पर सर्च करेंगे तो इसके इस रीज़न देख पाएंगे, और बहुत ज़्यादा जब डीपली स्टडी करेंगे तो हम इसके अंदर कौन से कलर कंपनी का इंक भरा है, कौन सा कलर का कैसा इंक है, उसके बारे में हम सर्च करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सेल के केस में हुआ। सेल के केस में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में पहली बार जो है डेड कॉर्क सेल वाल देखी थी। सेल की जो वाल पहली बार देखने वाले थे वो थे रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में पहली बार सेल की वाल देखी थी। ठीक है, सेल की वाल देखने वाले रॉबर्ट हुक साहब है, और रॉबर्ट हुक साहब को ही फादर ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं रॉबर्ट हुक साहब को ही। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक साहब को कहते हैं, जो 1665 में इन्होंने पहली बार सेल की वाल को देखा था, डेड सेल की वाल को देखा था, कॉर्क सेल, डेड कॉर्क सेल को देखा इन्होंने। ठीक है, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एंटन वन लीवेनहॉक। एंटन वन लीवेनहॉक, इन्होंने 1683 में सेल की वाल को देखा था। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, इन्होंने डेड कॉर्क सेल को देखा था, इन्होंने डेड कॉर्क सेल को देखा था, डेड कॉर्क सेल, कॉर्क सेल, लिविंग सेल। अच्छा, इन्होंने सेल वाल देखी थी। ठीक है, ध्यान रहे चीज़, फिलहाल फादर ऑफ साइटोलॉजी तो नहीं कहते हैं, लिविंग सेल। ठीक, एक चीज़ देखिए आप, हमने बताया कि रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार 1665 में सेल की वाल देखी थी। ठीक है, जो सेल वाल देखी थी, सेल की डेड कॉर्क सेल थी, सेल की वाल देखी थी इन्होंने। ठीक है, 1665 में। इसके बाद एंटन वन लीवेनहॉक साहब आए, जिन्होंने 1683 में, ठीक है, 1683 में पहली बार सेल, जिंदा सेल की, लाइव सेल की सेल वाल देखी थी। ठीक है, लाइव सेल की सेल वाल देखने वाले एंटन वन लीवेनहॉक साहब है। एंटन वन लीवेनहॉक साहब जो थे, ये लेंस मेकर थे, इनका लेंस का कारोबार थे, लेंस बनाते थे, बहुत सारे लेंस बनाते थे। तो इन्होंने लेंस से जो है पहली बार सेल की वाल देखी थी, लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, इन्होंने सेल की वाल को देखने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक साहब, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी हम पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक साहब 1665 में उन्होंने पहले बार डेड कॉर्क सेल देखा था। एंटन वन लीवेनहॉक साहब ने 1683 में लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, लेकिन जो मेन साइंटिस्ट हैं, जिन्हें वास्तव में इसका जनक कहा जाना चाहिए था, वो है रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सेल के अंदर के न्यूक्लियस को देखा था। अब एक चीज़ देखिए आप, मेन तो रॉबर्ट हुक साहब है, रॉबर्ट हुक साहब को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं, कहीं जाना होता है, तो पहली चीज़ क्या होता है, कोई आदमी मान लीजिए कुछ कर रहा है, तो पहला शुरुआत उसने कर दी, इसके बाद उस कार्यक्रम को बहुत भव्य बना दिया गया, दिव्य बना दिया गया। तो ये बताइए, मतलब उस कार्यक्रम का जो पुरोधा रहा, मतलब उसका अगुआ जो रहा, जो कार्य करने वाला रहा, वो तो वही रहा ना। तो बाकी तो लोग लकीर के फकीर बनते चले गए। तो ऐसा इस केस में भी हुआ है। इसमें क्या, रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार सेल को देखा था, उन्होंने इस चीज़ को पता किया। जैसे ये हमारा मार्कर है, अब किसी को नहीं पता है कि ये मार्कर है, मैंने इसको पहली बार देखा, मैंने इसका पता कि अच्छा ये मार्कर है। इसके बाद बहुत से लोग आए तो इसकी कंपनी को पता किया, इसके अंदर कौन सा इंक भरा जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर अच्छा ये भी पड़ती है, इंक भी पड़ती है, ये सब पता करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो बाकी सबने सिर्फ यही किया। रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार सेल को देखा था, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, रॉबर्ट हुक साहब को कहते हैं, इन्होंने डेड कॉर्क सेल को पहली बार देखा था। ठीक, लिविंग सेल को जो देखने वाले थे वो एंटन वन लीवेनहॉक साहब थे, जो 1683 में उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, अब जो तीसरे साइंटिस्ट आते हैं साहब, रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने पहली बार न्यूक्लियस को खोज की थी। इसके अंदर का जो इंक भरा है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सिर्फ इसकी सेल वाल को देख लिया। ठीक है, सेल वाल को देखा, जो डेड कॉर्क सेल थी। एंटन वन लीवेनहॉक साहब का लेंस का कारोबार था, लेंस से क्या देखी, इस बॉडी की सेल देख ली, इस पूरी सेल देखी, इस पूरी बॉडी की। ठीक है, सेल कहाँ है, ठीक है, लिविंग सेल देखी उन्होंने, किसी लिविंग बॉडी में उन्होंने सेल के देखा था। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कौन सा मैट्रिक्स भरा, क्या लिक्विड भरा है, इसको सर्च करने वाले, इसका न्यूक्लियस का, इसका दिमाग का है, वो सर्च करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन साहब। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसके न्यूक्लियस की खोज की थी, इसके न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, इसके न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, आपको ये चीज़ें, तीन बातें समझ में आई हमारी। हमने आपको बताया, सिर्फ नॉर्मल बातें बताई हैं, सेल थ्योरी में कुछ भी नहीं है। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक हमने क्या किया था, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। पहली बार इन्होंने डेड कॉर्क सेल को देखा था, डेड कॉर्क सेल की वाल को देखा था, सेल को नहीं देखा था, मतलब सेल की वाल को देखा था, दीवारों को देखा था। ठीक है, उसके बाद एंटन वन लीवेनहॉक साहब आए 1683 में, जिन्होंने पहली बार इनका लेंस का कारोबार था। इन्होंने 1683 में क्या किया, सेल को देखा, सेल पे स्टडी की, सेल के बारे में बहुत डीपली इन्होंने पता लगाया कि सेल क्या है, बट इतना अंदर ये भी नहीं जा पाए। इसके बाद तीसरा नाम जो आता है वो आता है रॉबर्ट ब्राउन साहब का, जिन्होंने 1831 में इन्होंने सेल की न्यूक्लियस को खोज किया, सेल का दिमाग कहाँ होता है, सेल की न्यूक्लियस क्या है, उस पर खोज किया। ठीक है, तो इनको कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो पूरी सेल थ्योरी में यही है, सॉरी व्हाट इज सेल जो हमारा टॉपिक है उसमें सिर्फ यही है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डेड कॉर्क सेल को देखा था। ठीक है, इसके बाद एंटन वन लीवेनहॉक 1683 फर्स्ट सा
दे डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, आरबीसीज एंड स्पर्म। ये तो आपको पता ही मतलब लाइव सेल्स कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जहाँ साहब जो थे 1831 में डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने बताया आपको, ठीक है। इतनी चीज़ आपने जान ली। अब व्हाट इज सेल, अब सेल में तो आपको अभी हमें तो नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। सेल आप इसको समझ लीजिए, सेल हमारा एक मार्कर है, ठीक है। इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, सेल की वाल को देखा था, जो कि मरी हुई सेल को देखा था इन्होंने, ठीक है, मरी हुई ऑर्गेनिज्म की सेल की वाल को देखा था। इसके बाद दूसरा जो नाम आया एंटन वन लिवरक्रॉफ्ट का, उनका लेंस का कारोबार था, उन्होंने चश्मा लगा के लेंस लगा के देखा, ठीक है। उन्होंने इस पूरे लेंस, इस पूरे सेल की खोज मतलब के बारे में पता लगा कि सेल की वाल क्या होती है, इन्होंने लिविंग सेल की वाल को देखा। इसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन साहब, इन्होंने क्या किया, इसके न्यूक्लियस, इसका दिमाग कहाँ है, ठीक है, इसके बारे में खोज किया, अंदर क्या है, ठीक है। तो ये बस इतना ही नॉर्मल सेल है, सेल के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। अब बात कर व्हाट इज सेल, सेल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, सेल इतनी में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करेंगे सेल थ्योरी की, ठीक है, व्हाट इज सेल। अब हमें तो नहीं लगता आपको अब भी नहीं पता होगा हमारे इतना चिल्लाने के बाद कि सेल क्या है, ठीक है। हम बहुत नॉर्मली जितना हमने बताया, हम कहीं 10 मिनट में चिल्ला दे क्या क्या हमने बताया था, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बताया सेल क्या है, सेल कैसे बनी है, ठीक है, सेल में क्या है, सॉरी हाँ, सेल क्या है, ठीक है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, सेल कितने टाइप की होती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बहुत ज़्यादा कुछ अभी कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, माइक्रो सेल बायोलॉजी क्या है, ठीक है। बस इतने नॉर्मल चीज़ें बताई, ये बस अभी जो डेटा देने वाली चीज़ें थी 3 बताई। पहला नाम रॉबर्ट हुक साहब का, दूसरा नाम एंटन वन लियोनार्ड साहब का, तीसरा नाम रॉबर्ट ब्राउन साहब का, ठीक है। इसमें एक ने सेल की वाल को देखा, डेड कॉर्क सेल, दूसरे ने सेल वाल को देखा, तीसरे ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस के बारे में पता लगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की, ठीक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसमें भी पहले हम आपको थोड़ा सा 3 साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। 3 साइंटिस्ट का हम पहले इसमें आपका नाम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हम आपको 3 साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। ठीक, जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। वन 1839, ठीक। इन नॉर्मल चीज़ें इतनी देख लीजिए, ठीक है। हाँ, अब वो थोड़ा सा सेल थ्योरी पे आते हैं। अभी तक क्या हुई थी कि सेल को देखने की बात हुई थी, सेल क्या है, ठीक है। अब इतने में सेल खत्म नहीं हो जाती, सेल की थ्योरी भी है, सेल की लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, सेल क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पहले 2 नाम आप देख लीजिए। पहला नाम जो है एक जर्मन के बॉटनिस्ट है, जर्मन का एक बॉटनिस्ट है जिनका नाम था स्लाइडेन, ठीक है, ठीक है, मैथेसियस स्लाइडेन, ठीक है। स्लाइडेन साहब ने 1838 में एक सर्च स्टार्ट किया, ठीक है। स्लाइडेन जो है जर्मन के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने स्लाइडेन साहब ने 1838 में एक सर्च स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब सॉरी स्टार्ट पहले ही किया होगा। और वहीं स्वान है जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान, हमने आपको 2 नाम बताया, स्लाइडेन और स्वान, ठीक। स्लाइडेन और स्वान ने पता की मतलब सर्च स्टार्ट किया। ये बताइए कोई बॉटनिस्ट है तो क्या वो क्या किसी एनिमल्स पे सर्च करेगा, क्या नहीं करेगा ना। बॉटनिस्ट कहाँ करेगा, प्लांट्स पे करेगा, बेसिक सी बात है। और जूलॉजिस्ट कहाँ करेगा, क्या किसी प्लांट पे करेगा, क्या वो तो एनिमल्स पे ही करेगा ना। तो बॉटनिस्ट कहाँ करेगा, प्लांट्स पे करेगा, जूलॉजिस्ट कहाँ करेगा, एनिमल्स पे। तो दोनों लोगों ने, ये कहानी की तरह थोड़ा समझिए आप, 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एक का नाम है स्लाइडिन, एक का नाम है स्वान। स्लाइडिन जो है जर्मन के बॉटनिस्ट हैं और स्वान जो है ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है। 1838 में इन्होंने पता लगाया और 1839 में उन्होंने पता लगाया, शायद इसी टाइम, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, हाँ थोड़ा देखिए आप,
अभी नहीं समझ में आएगा, रुक जा बस 1 मिनट। सर्किल बना ले यार, ज़िंदगी भर गोला ही बनाते रह जाएंगे। हाँ, इसको आप समझ लीजिए कि हमने सही बनाया है, ठीक है। हाँ, हमने आपको क्या बताया कि स्लाइडेंस हमने किस पे सर्च की, एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स पे, ठीक है। बॉटनिस्ट है तो कहाँ सर्च करेंगे, प्लांट्स पे। तो ये इन्होंने अपना सर्च किया प्लांट पे, स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन। और स्वान ने किस पे सर्च किया, एनिमल्स पे, ठीक है। स्वान ने किस पे सर्च किया, एनिमल्स पे। स्लाइडन और स्वान ने जब सर्च किया तो स्लाइडन ने ये चीज़ पता लगाई कि जो हमारी प्लांट्स होती है, प्लांट्स के ऊपर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी सेल वॉल पाई जाती है। और डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की सेल वॉल्स पाई जाती है। बट स्वान साहब जब सर्च करके आए तो उन्होंने क्या बताया, हमारे वाले केस में ऐसा नहीं होता। हमारे वाले केस में क्या है कि सेल वॉल तो पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, बट सेल वॉल के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। मतलब एनिमल्स के केस में इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल के केस में, सेल के ऊपर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन सेल होती है, सेल के सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के ऊपर जो है हमारे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल्स के केस में। बट स्लाइडर ने क्या कहा कि हमारे प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है जो रिजिड सेल वॉल होती है, जो डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स की पाई जाती है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि स्लाइडेन साहब ने जब 1838 में जर्मन के जो बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जब सर्च किया तो उन्होंने ये पता लगा कि प्लांट्स के केस में क्या होता है। प्लांट्स के केस में ये होता है कि हमारे यहाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है सेल वॉल पाई जाती है, जो रिजिड सेल वॉल होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। हमने आपको नॉर्मल बताया, स्लाइडन साहब जो जर्मन के बॉटनिस्ट थे 1838 में सर्च करके पता लगाया कि प्लांट्स के केस में हमारे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, जो डिफरेंट टाइप्स की सेल वॉल होती है और अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है, ठीक है। बट स्वान ने 1839 में, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या पता लगाया कि एनिमल्स के केस में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एनिमल्स के केस में हमारे यहाँ सेल वॉल तो पाई जाती है, सेल वॉल तो पाई जाती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर पाई जाती है। हमने आपको नॉर्मल चीज़ें बताई। प्लांट्स में क्या है कि सेल वॉल ऊपर रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे रहता है, बस नॉर्मली जान लीजिए। प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी मतलब प्लांट्स, पी प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स के पास होगी, ठीक है। पी ऐसे जोड़ लीजिए आप, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स के पास होगी, ठीक है। और एनिमल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर होगी। तो बस एक का आप ध्यान रख लीजिए, प्लांट्स के केस में आप ध्यान रख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले पाई जाती है, इनर में पाई जाती है, आउटर में क्या हमारे सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है। एनिमल्स के केस में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर पाई जाती है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, इनर लेयर क्या होती है, हमारी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है। हमने बस बेसिक चीज़ बताई आपको, बेसिक चीज़ हमने ये बताया आपको कि स्लाइडर ने सिर्फ ये पता किया कि हमारे प्लांट्स के केस में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की सेल वॉल पाई जाती है। इन्होंने सिर्फ इतना नॉर्मल बताया कि हमने सर्च किया, सेल वॉल बहुत बड़े शब्द है और अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स की सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, बहुत मोटी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। बट स्वान ने क्या कहा कि हमारे केस में क्या है, हमने जो स्टडी किया, हमारे यहाँ सेल वॉल तो पाई जाती है, बट सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में ही पाई जाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, और हमारे यहाँ सेल वॉल के नीचे, सेल वॉल नीचे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर रहता है। हमारे यहाँ पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर रहती है, सेल वॉल नीचे रहता है। उनके यहाँ क्या है कि सेल वॉल ऊपर रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे रहता है, ठीक है। सेल वॉल ऊपर रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे रहता है, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया, सेल के बारे में इतना बता दिया गया कि स्लाइडन साहब ने बताया कि हमारे यहाँ प्लांट के केस में सेल वॉल ऊपर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे पाई जाती है, जो अलग अलग सेल वॉल अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में पाई जाती है। स्वान ने क्या बताया, हमारे यहाँ क्या है कि सेल वॉल नीचे पाई जाती है, ऊपर हमारे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतनी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो सेल थ्योरी दी, सब सही रहा, बट इनकी एक सेल थ्योरी में एक समस्या ये आ गई साहब, इन्होंने ये तो सब सही बताया कि सेल वॉल पाई जाती है डिफरेंट टाइम में, रियल बात है भाई, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। बट इन लोगों ने जो स्टडी की उसमें इनका जो थ्योरी इनकी जो रही, उसमें एक चीज़ ये नहीं बता पाए कि हमारी नई सेल्स बनती कैसे हैं, ठीक है। बाकी तो सब सही बताया इन्होंने, ये एक चीज़ इनकी सेल थ्योरी पता नहीं कर पाई, जिसको कहते हैं कि हमारी नई सेल्स बनती कैसे हैं।
अब इसके लिए जो नया नाम आता है वो आता है विर्को का, ठीक है, जो नया नाम आता है विर्को का, ठीक है। 1855 1855 में विर्को नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ सेल लिंकेज, हाँ, विर्को साहब जो थे, जो 1855 में जो साइंटिस्ट थे विर्को, इन्होंने क्या किया, हाँ, अभी हमने आपको बताया ना, स्लाइडन और स्वान ने सब कुछ सही दिया, बट इनकी सेल थ्योरी एक चीज़ नहीं बता पाई। इनकी सेल थ्योरी क्या नहीं बता पाई कि नई सेल बनती कैसे, बाकी तो इन्होंने सब सही बताया, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई कि नई सेल थ्योरी बनती कैसे है, ठीक है। इसके बाद जो विर्को साहब आए, विर्को साहब, इन्होंने लॉ ऑफ सेल लिंकेज का नियम दिया, ठीक है, लॉ ऑफ सेल लिंकेज का जो रूल है, नियम है, ये लॉ ऑफ सेल लिंकेज का, ये विर्को साहब ने दिया, ठीक है। तो 1855 में विर्को साहब ने क्या बताया, इन्होंने एक चीज़ बताई, ठीक है। अभी तक स्लाइडन साहब ने क्या क्या बताया, स्लाइडन ने क्या बताया कि प्लांट्स के ऊपर पहले सेल वाल होती, नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल आउटर होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर होती है, ठीक है, मतलब सेल वाल बाहर पाई जाती है, रिजिड सेल वाल होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। और स्वान ने क्या बताया कि हमारे केस में क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर पाए जाते हैं, सेल वाल नीचे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ क्या सेल वाल पहले पाई जाती है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले पाया जाता है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, जो प्लांट में पहले है वो सेल में बाद में होगा, जो सेल में पहले है वो प्लांट में बाद होगा, ठीक है। ये आप नॉर्मली समझ गए, ठीक है। इनकी सिर्फ सेल थ्योरी एक चीज़ नहीं बता पाई कि नई सेल्स बनती कैसे है, ठीक है, नई सेल्स बनती कैसे, ये चीज़ ये नहीं बता पाए, ठीक है। इसके लिए जो नया नाम आया या किसका है, विर्को का, 1855 में। एक लाइन में आप शायद इस चीज़ को समझ जाएं। विर्को साहब ने सिर्फ एक लाइन दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब बस नॉर्मली आप इसे समझ लीजिए, उसी से बन जाना। उसी से बन जाने का मतलब समझते हैं आप, उसी से टूट के नया बन जाना, ठीक है। न्यू सेल्स कम फॉर प्री एग्जैक्टिंग सेल, जो हमारी प्री एग्जैक्टिंग, जो हमारी पुरानी सेल्स होती हैं, उसी से नई सेल्स बनती हैं हमारे, ठीक है। जो हमारी नई सेल्स होती हैं, ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, इससे हमारी नई सेल्स बनती है, ठीक है। हमारे जो विर्को साहब थे, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी पुरानी सेल्स होती है, न्यू सेल्स कम्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी सेल है, जो सेल बनती है, ये हमारी पुरानी सेल से ही नई सेल टूट के बनती है। इन दो लोगों ने बाकी सब तो सही बताया, लेकिन कहते हैं ना कुछ कमियां हो जाती है जो आगे वाला आके बना देता है, ठीक है, तो वो सफल वही माना जाता है। इन्होंने सब सही बताया, लेकिन इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई कि नई सेल बनती कैसे, जो विर्को साहब ने बताई कि जो हमारी पुरानी सेल्स होती हैं उसी को टूट के नई सेल्स बनती है। जैसे हमने आपको यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन बताया था कि पहले जो हमारा जो हमारी सेल होती है बड़ी होती है, देखिए आप, ये साइज़ अपनी बड़ी करती है, साइज़ बड़ी करेगी, इसके बाद क्या होगा, जो हमारा डीएनए होगा इसकी कॉपी कर लेगी, कॉपी करने के बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 2 ये रिप्रोड्यूस भी हुई और नई सेल्स भी बन, मतलब ये नई सेल से ही तो होता है रिप्रोड्यूस करके नई सेल बन जाना, ठीक है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला आपको समझ में आ गया। इन्होंने ये बताया विर्को साहब ने कि 1855 में जो लॉ ऑफ सेल लिंकेज का जो नियम दिया, इन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी में सेल नहीं बनती है वो कहीं से बाहर से नहीं आती है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसी से बन जाना, मतलब उसी से बन जाना। न्यू सेल्स कम्स फॉर न्यू प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो हमारी नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी ही सेल्स से बनती हैं नई सेल्स, ठीक है। हमने आपको एग्जांपल बताया यूनिसेलुलर में कि देखिए जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि जब सेल इनका सेल साइज बड़ा करते हैं, इसके बाद ये डीएनए की कॉपी करते हैं, इसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ 2-3 बातें बस, मतलब जो मेन याद करने वाली रही वो बताइए। सबसे पहला चीज़, रॉबर्ट हुक, एंटोन वन लीeuwenhoek, ब्राउन, ठीक है। सेल की डेड सेल वॉल को देखा, डेड कॉर्क सेल को देखा, सेल की वॉल को देखा, लिविंग सेल वॉल को देखा, इसके बाद सेल के न्यूक्लियस को देखा, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं उधर जानना था, बस नॉर्मली जो था वो हमने बेसिक चीज़ आपको बताई, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद सेल थ्योरी, स्लाइडन, स्वान और विर्को। स्लाइडन प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
एनिमल्स, स्वान, स्वान ने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर, सेल वाल नीचे, ठीक। इसके बाद ये लोग ये नहीं बता पाए, इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सेल नहीं बनती कैसे। इसके बाद विर्को 1855, विर्को ने क्या बताया कि न्यू सेल्स कम फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स कम फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल, ई सेल, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, उसी से बन जाना, ठीक है। एक चीज़ आप समझिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले के, गांव के आसपास की जो दीदी लोग होती हैं, जो स्कूटी लेके चलती हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी वो कट जाती, छिल जाती हैं, पैर हमेशा गिरती लड़ती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो देखा होगा कि जब वो गिर जाती हैं कहीं, हमें भी देखा होगा कोई टक्कर मार देती हैं चलते फिरते, देखा नहीं कभी कि तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ी स्कूटी कभी, तो क्या देखा होगा कभी जब छिल जाता है, कट जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो जैसे भी यहाँ पर हमको चोट लग जाती है, हम छिल जाते हैं, कट जाते हो, तो क्या हम यहाँ पे प्लास्टर करवाते हैं, पीओपी करवाते हैं? ऐसा कुछ नहीं करवाते ना, सर्जरी तो करवाते नहीं, अरे सिल कट गई अब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, अब यहाँ पे तो पूरी वो करवानी पड़ेगी, मतलब थेरेपी अलग से, मतलब सर्जरी करवानी पड़े, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे हमारी कुछ दिन छिल जाते हैं, कट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आप देखिए कुछ दिन बाद उसी सेल से टूट के नई सेल्स, यहाँ पे हमारा जो घाव है भर जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यही था, विर्को साहब ने सिर्फ यही बताया, जो हमारी नई सेल्स होती हैं ये हमारे पुरानी सेल से ही डिवाइड होकर नई सेल्स बनती हैं, कहीं अलग से हम प्लास्टर या पीओपी नहीं करवाते हैं, ठीक है। समझ में भाई बात आई आपको कि जब हम कभी गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, लग जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो हमारे जो घाव अंदर हो जाते हैं, इनको भरने के लिए क्या हम प्लास्टर पीओपी थोड़ी ना करवाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि पुरानी सेल्स को ही जो है हम नई सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पुरानी सेल्स को ही हम नई सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम कहीं से कुछ अलग से नहीं करते कि प्लास्टर या पीओपी करवाते हैं, उसी पुरानी सेल्स को नए सेल्स में डिवाइड कर हो जाता है, ठीक है। हम प्लास्टर या पीओपी उसमें नहीं करवाते हैं। तो इनका मतलब सिर्फ यही था, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कम फॉर न्यू सेल्स कम फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, ठीक है। सेल थ्योरी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सर्दी जो काम हो जाता है, सॉरी। हाँ, अभी तक हमने आपको ये बताया व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी, सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके आगे जो आते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब थोड़ा सा सुन लीजिए हमारी तरफ से कहानी की तरफ। अब एक सेल में जो हम आपको पढ़ेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब समझते हैं, ऑफ सेल्स। अब सब कुछ सेल के बारे में थोड़ा सा देख ले, बाहर से ही देखने कैसा लगता है, क्या क्या होता है सेल के बारे में, मतलब ओवरव्यू, मतलब पूरा बाहरी कहते हैं ना जिसको, कि पूरा मतलब एक ही बार में सब कुछ सेल के बारे में पढ़ लें। तो यहाँ सेल के बारे में ओवरव्यू एक ही बार में सब कुछ बता दिया गया, सेल क्या है, सेल मतलब नॉर्मली छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो अब किताब की भाषा शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन हम अपने तरीके से जो समझाएंगे वो शायद आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ ये देखिए आप कि सेल जो होते हैं 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली जो होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रो यू हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था, RH व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम मैंने आपको बताया था। 5 किंगडम सिस्टम में जो एक जो किंगडम होता है जिसको कहते हैं किंगडम फंजाई, वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोई भी नहीं होता, सारे हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में मतलब आप समझ गए किंगडम मोनेरा, मोनेरा मतलब सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो अब बात समझ लीजिए, एक तरफ सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया है और एक तरफ हमारे 4 किंगडम अलग है, ठीक है। फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया अलग है, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया अलग है, और एक तरफ सिर्फ मोनेरा है, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम मैंने आपको बताया था, RH व्हिटेकर 1969 में 5 किंगडम सिस्टम बताया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, मैंने आपको बताया था सिर्फ मोनेरा हमारा जो है प्रोकैरियोट होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये हमारे यूकैरियोट होते हैं। तो अब इसमें जो मेन डिफरेंस है, एक तरफ सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया, एक तरफ 4 अलग को रखा गया, ठीक है। तो यही चीज़ें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर बाहर हम आपको इसमें भी बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए आप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक, अच्छा एक चीज़ देखिए आप, प्रो यू, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है? प्रो मतलब आप क्या
जो आजकल जैसे नई बाइक्स आती हैं तो प्रो जुड़ जाता है, प्रो सब जोड़ने का मतलब हो जाता है बड़ा एडवांस, लेकिन ऐसा इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रो का मतलब आप समझ लीजिए पुराना, प्रो का मतलब समझ लीजिए पुराना, और यू का मतलब समझ लीजिए ट्रू, ट्रू मतलब न्यू, ठीक है। यू का आप समझ लीजिए ट्रू, ट्रू मतलब न्यू, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रो मतलब पुराना लिख लीजिए, प्रो का मतलब पी मतलब पुराना, ठीक है, पुराना, ठीक। ऐसे नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं, जान लीजिए, ठीक है। जो हमारे याद करने का तरीका है ये, प्रोकैरियोट पी मतलब प्रोकैरियोट, पी मतलब पुराना, यू मतलब यू, यू मतलब यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब न्यू, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ठीक है। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में थोड़ा एक चीज़ देखिए आप, सेल तो दोनों वही होती हैं, ठीक है। सेल दोनों वही होती हैं, ठीक है। ठीक, अब सेल में देखिए थोड़ा सा, वन मिनट, हम सब समझा रहे हैं आपको। हाँ, हमने दो सेल्स बनाई हैं, एक हमारी प्रोकैरियोट सेल है, एक हमारी यूकैरियोट सेल है, ठीक है। एक हमारी प्रोकैरियोट सेल है, एक हमारी यूकैरियोट सेल है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको यहाँ पे डीएनए बनाया है, ठीक है। जो हमारा डीएनए है, आप देखिए यहाँ पे भी हमने डीएनए बनाया है, ठीक है। और हमने डीएनए वहाँ पे भी बनाया है, ठीक है। ये हमारा जो डीएनए होता है ये हमारा नेक्ड डीएनए होता है, मतलब खुला होता है, इसके अंदर हमारा किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मतलब बेसिकली ये न्यूक्लियर एनवलप इसमें जो होता है नहीं होता है, ठीक है। बट हमारे जो यूकैरियोट के केस में क्या है, यूकैरियोट के केस में हमारे क्या है कि ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पार्टिकुलरली जो है इसमें न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, ठीक है। और आप इसमें देखिए कि इसमें जो है नेक्ड डीएनए होता है, हमने आपको बताया प्रोकैरियोट में जो होता है ये हमारा नेक्ड डीएनए होता है, ठीक है। बट यूकैरियोट के केस में हमारा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोट में हमारा क्या होता है, डीएनए जो है घिरा होता है, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है ये घिरा होता है, ठीक, ये कवर्ड होता है, ये खाली नहीं होता है। बट हमारे प्रोकैरियोट के केस में क्या है, सॉरी हम मार्कर विंग डाल रहे हैं इसलिए आप हमको दिख नहीं रहे, बट हमारे यूकैरियोट में केस में क्या है कि 1 मिनट, हाँ, इसके ऊपर पार्टिकुलरली जो है न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे हमारे जो है जो हमारा डीएनए होता है ये घिरा होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये हमारा एब्सेंट होता है, और ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे समझिए। हमने आपको सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ बताई कि हमारा जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये हमारा खुला होता है, नेक्ड होता है, नंगा होता है। बट यहाँ पे जो हमारा होता है ये हमारा घेरा होता है, ये पैक्ड होता है, ठीक है। इसकी जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू जो पैक होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें जो है हमारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऐसे खुला होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए आप, हमने जो ग्रीन ग्रीन टाइप के ऐसे ही ये बना रखे हैं, इसको आप कहते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको हम आपको कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें भी वही चीज़ होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें भी होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म इसमें। तो भी दो चीज़ें हमने आपको बताई है, ये जीनोमिक डीएनए जो हमारा होता है इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। जीनोमिक डीएनए में बस इसमें हमने आपको बताया ये नेक्ड होता है, इसमें क्या होता है ये इन्वॉल्व, ये घेरा हुआ होता है, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस अभी तक हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। बस दूसरा हमने बताया सेमीमेट्रिक, जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो इसमें भी होता है उसमें भी होता है, जो हमने ग्रीन ग्रीन से आपको शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, ठीक है।
और इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनेली होती है हमारी, ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, इसके बाद ऐसे होगा, ठीक है, फिर सॉरी अलग अलग मार्कर से बनाना चाहिए, हमने एक ही मार्कर से आउट दिया। इसके बाद देखिए ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे हैं ये मतलब बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें बाउंड ऑर्गेनेली कुछ भी नहीं होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। इसमें क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखिए ये हमारा ईआर होता है, ठीक है, ये हमारा गोल्गी होता है, गोल्गी होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होंगी इसमें एब्सेंट होगी, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके बाद जो है हाँ, इसमें क्या होता है आप देखिए, इसमें ये जो जीनोमिक डीएनए होता है, इसमें अंदर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये जो देखिए आप, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट यहाँ पे हमारे क्या है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ऐसा हमारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ये नहीं होता है, इसका दिमाग कुछ भी नहीं होता है अंदर, सिर्फ है, ठीक है। ये सिर्फ जीनोमिक डीएनए पे ऐसे तार डीएनए घुरा होता है, इसके अंदर अंदर कुछ भी नहीं होता, बट यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझे, ठीक है। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ है वो देखिए आप, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है जो हमने आपको अंदर बता दिया, ठीक है। इसमें जो एक मेन चीज़ आप जान लीजिए, राइबोसोम्स। बाकी चीज़ें अभी आगे आपको पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, ये भी नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जान लीजिए राइबोसोम्स। इसमें जो राइबोसोम्स होता है उसको कहते हैं 70S। ये जो ये यस होता है, ये हमारा यस सेडमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जो हमारा यस होता है सेडमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। यस जो होता है, इसमें दो सब यूनिट होते हैं, जो दो सब सेडमेंटेशन होते हैं उसको कहते हैं 50S 30S, 50S एंड 30S, ठीक है। इसमें जो हमारा होता है 70S और 80S दोनों होता है, और 80S दोनों होता है, ठीक है। 70 और 80S दोनों होता है, ठीक है। इसमें 70S और 80S दोनों होता है। 70S हमारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ, ये जो हमारा होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये जो हमारा 70S होता है इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें 70S होता है। 70S में सेम यहाँ भी होता है 50S एंड 30S, और 18S में क्या होता है 60S एंड 40S, ठीक है। हमने लिखा है, शायद आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बट ऐसे ही हम एक बार यहाँ ऊपर भी लिख दे रहे हैं 70S तो देख लीजिए, मेनली 80S लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ आप थोड़ा समझिए, ये जो हमारा यस होता है, 80S से राइबोसोम्स जो हमारे होते हैं, इसमें 70S होता है, इसमें 80S होता है। 70S में क्या हमने आपको बताया कि दो सब सेगमेंटेशन होते हैं, इसको 50S 30S कहते हैं। एक चीज़ देखिए, ये हमारा 7 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर है। 5 क्या है, तो इसको दो ऑड नंबर में ही करिए, ठीक है। 50 30, इससे दोनों ऐड कर दीजिए, जितना है उसमें 10 कम होगा। अब एक चीज़ देखिए, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, 70S यहाँ है, 80S यहाँ है, ठीक है। तो 70 यहाँ कितना ज़्यादा है 80S, यहाँ दो कितने हुए 50 30, यहाँ पे पहला क्या कितना होगा 60, दूसरा कितना होगा 40, मतलब 70 80 में सिर्फ इतना फर्क है, सब में 10 ऐड करते जाइए। 70S अगर है तो 70S में 10 ऐड करिए, 80S बन जाएगा। ये दो नीचे सब सेगमेंटेशन हो, पहला इसमें कितना है 50S, उस वाले में कितना करिए 10 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 60S, नीचे वाले में कितना है 30S, वहाँ ऐड करिए 10, कितना हो जाएगा 40S। मतलब 50S और 70S और 80S में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे 50S 30S में डिफाइन सब सेगमेंटेशन होता है, वहाँ पे 60S 40S होता है। यहाँ पे आप हर चीज़ में जोड़ेंगे तो 10 ऐड करते जाइए तो उधर बनता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70S, यहाँ पे 80S, ठीक है, सब में 10 ऐड करते जाइए, 70S 80S बन जाएगा, ठीक है। यस इसमें सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इसमें दो सब सेगमेंटेशन होते हैं 50S 30S, उसमें क्या होता है 60S 40S, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको कहा था कि यूकैरियोट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में हमारा 70S होता है, इसलिए 70S 80S दोनों यूकैरियोट में पाया जाता है, ठीक। तो अभी हमने बहुत बेसिक चीज़ें आपको बताई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप,
हमेशा एक चीज़ देखिए आप, जब आप आप थर्माकोल लीजिए और शक्कर लीजिए, शुगर लीजिए, ठीक है। जब आप थर्माकोल और शुगर को जो है पानी में ऐसे ही वाटर में डालेंगे ग्लास में, तो ये बताइए थर्माकोल कहाँ होगा? थर्माकोल ऊपर होगा कि नीचे? थर्माकोल ऑब्वियसली ऊपर होगा, थर्माकोल ऊपर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और शुगर हमारे कहाँ आ जाएगी? नीचे, ठीक है। शुगर हमारे कहाँ हो जाएगी? नीचे। तो ऐसा ही राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम जो हमारा 80S होता है, इसमें जो 60S, जो हमारा 60S है, 40S है, तो जो ज़्यादा वजनी होगा, 60S मतलब ज़्यादा वजन, 60 40 मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे 80 है तो 80 में 50 30 में कौन बड़ा है? 50 बड़ा है। 50 हमेशा कहाँ होगा? जो ज़्यादा बड़ा होगा वो कहाँ होगा? नीचे होगा, और जो छोटा है वो कहाँ होगा? ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बस समझाने का हमारा तरीका था कि आप अगर राइबोसोम्स है तो राइबोसोम्स में अगर सब सेडिमेंटेशन हो, सब सेडिमेंटेशन में क्या है कि अगर 50S 30S है तो 50S मतलब 50S जो वजन है वो कहाँ होगा? नीचे होगा, जो हल्का है वो कहाँ होगा? ऊपर होगा। ऐसे ही समझ जाइए। इसमें ऐसे यहाँ भी है 50S 30S, 50S कहाँ होगा? नीचे होगा, 30S कहाँ होगा? ऊपर होगा। इसमें 60S 40S, 60S कहाँ होगा? नीचे होगा, 40S कहाँ होगा? ऊपर होगा। मतलब राइबोसोम से मैंने आपको बताया जो हल्का होंगे वो जो हल्के होंगे वो नीचे होंगे, जो वजनी होंगे वो ऊपर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा किताबी भाषा को समझ लेते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हमने आपको न्यूक्लियस बता दिया, ठीक है। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल थी, इसमें सेल ऑर्गेनेल में हमने आपको बताया ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें होती है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बट ओनली 70S इन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में क्या है? राइबोसोम आर प्रेजेंट बोथ 80S एंड 70S। 70S टाइप्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये हमने आपको बताया, ठीक है। वैक्यूल एब्सेंट, वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, वो वैक्यूल आगे बताएंगे, वैक्यूल उधर होता है, ठीक है। इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वैक्यूल जो आपको केस में मिलेगा, प्लांट्स के केस में आपको मिलेगा, प्रोकैरियोट में आपको, यूकैरियोट में आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला मेड ऑफ 2 फ्लैजिलम प्रोटीन्स एंड टू हैव 9+2 फाइब्रस स्ट्रक्चर। फ्लैजिला आपने जितने मोनेरा पढ़े हैं सब में फ्लैजिला आपने देख लिया होगा बैक्टीरिया में, ठीक है। इसके बाद फ्लैजिला जो होता है, इसमें जो होता है मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड हैव 9+2 फाइब्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्लैजिला प्रोटीन से होती है तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, बस इतना। इसमें प्रोटीन से बनी होती है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो सेल वाल होती है, इसकी जो सेल वाल होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, ठीक है। इसकी जो सेल वाल बनी होती है, हाँ एक चीज़ जान लीजिए, इसकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल जो होती है, सेल वाल ये पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है। और जो उधर की सेल वाल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ये सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। आप एक चीज़ और हमने बता दिया कि जो इधर की सेल वाल होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, उधर की जो हमारी सेल वाल होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, उधर की सेलुलोज की बनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका वो तो आपको पता ही है भाई, आलमोनेरा तो जितने बैक्टीरिया सब इसी में है, ठीक है। और इसके अलावा उधर क्या है? प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया, वो उधर हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो शायद आपको आज की सारी कहानी समझ में आ गई है। इन ओवरव्यू आप सेल में सिर्फ इतना ही देखना है आपको कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या नहीं होता है, उसमें क्या क्या प्रोकैरियोट में होता है, क्या यूकैरियोट में भी, क्या यूकैरियोट में ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो प्रोकैरियोट में होगा यूकैरियोट में नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में, बल्कि यूकैरियोट एडवांस सेल है तो उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, मतलब इसके कंपेरिजन में प्रोकैरियोट के सेल में यूकैरियोट ज़्यादा कम, मतलब एडवांस सेल है तो उसमें हर चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अभी तक हमने आपको सेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। इसके बाद हमने आपको बताया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्स, ठीक है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई हमने बताया कि फंजाई में आपका ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया, इसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि व्हाट इज सेल, सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी है फादर। इसके बाद हमने हुक एंटन वन लीवनहॉक और ब्राउन के बारे में बताया। डेड सेल को देखने वाले रॉबर्ट हुक साहब, सेल की पूरी बॉडी को देखने वाले रॉबर्ट ब्राउन, एंटन वन लीवनहॉक साहब। इसके बाद हमने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की न्यूक्लियस की सर्च की। इसके बाद हम आगे आए, जिसके बाद हम सेल थ्योरी की बात की। सेल थ्योरी में हमने सिर्फ 3 साइंटिस्ट का नाम बताया, स्लाइडेन, फान और विरको। स्लाइडेन साहब ने प्लांट पे सर्च की, प्लांट पे सर्च की मैंने बताया कि प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा, प्लांट के सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल पाई जाती है। रेजिडेंट सेल वाल अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स की होती है। एनिमल्स के केस में जो स्वान साहब थे, इन्होंने अपनी डिस्कवरी में बताया, इन्होंने अपनी खोज में क्या बताया कि हमारे केस में ऐसा नहीं, हमारे केस में क्या है कि रिजिड सेल, जो सेल वाल पाई जाती है उसके ऊपर हमारे ऊपर बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स के केस में पाई जाती है ऊपर, और प्लांट्स के केस में क्या होती है, सेल वाल पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आगे हमने बताया कि इनकी डिस्कवरी सब सही थी,
एक चीज़ नहीं बता पाया कि नई सेल कैसे बनती है। तो नई सेल को जो बताने वाले थे वो कौन थे? विर्को साहब। विर्को साहब ने जो है सेल लॉ ऑफ सेल लिंकेज का नियम दिया, तो इन्होंने 1855 में बताया था कि नई सेल्स कैसी बनती है। इन्होंने बताया ओमनिक सेलुला ई सेलुला, उसी से बन जाना, मतलब जो हमारी पुरानी सेल्स है उसी से नई सेल्स बन जाती है। हमने एग्जांपल यूनिसेलुलर बताया था कि जब कोई सेल्स है वो बड़ी बड़ी होती है, उसके बाद डीएनए की कॉपी करती है, उसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल में टूट जाती है, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस होती है, मतलब नई सेल्स बन जाती है, ठीक है। जो हमने बताया था कि जैसे हमारी कहीं पे हम चोट लग जाती, कोई दीदी में धक्का मारते तो हम गिर जाते, चल जाते, तो हम पर पीओपी प्लास्टर नहीं करवाते, वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल कोई मरहम लगा के इसके बाद कुछ दिन बाद हमारी नई सेल्स बन जाती है, वो हमारा घाव भर जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ हमने बताई। इसके बाद हमने आपको बताया एन ओवरव्यू ऑफ सेल में प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बताया कि हमने ये ज़्यादा एडवांस होता है, वो जो कम एडवांस होता है, इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनली पाई जाती है, इसमें ऑर्गेनली इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। इसके अंदर सब में जो सेम चीज़ें हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म इसमें भी पाई जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, 70-80 दोनों पाया जाता है, ठीक है। 50-30 60-40 हमने बताया था, 10-10-8 करते जाइए सब हो जाएगा, ठीक है। अब आज की कहानी यहीं तक, ठीक है, तो सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत बेसिक बातें हमने आपको बताई, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।